बराबर है। सो ये चीज अपन ने ऑलरेडी ऊपर वाले सेक्शन 41 में पढ़ लिया था, ये इन लोग ने डिटेल एनालिसिस करके दिया है। और a registered person can avail credit of eligible ITC as self-assessed in his return. Such amount shall be credited to his electronic credit ledger. Reversal of ITC in case of non-payment of tax by the supplier. सो ये वही पॉइंट है, मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल आप पढ़ना। अगर सपोज सप्लायर ने अपना 1 अपलोड किया, सामने वाले के 2A 2B में एंट्री आ गया, सामने वाले ने उसका क्रेडिट भी ले लिया 3B फाइल करने के टाइम पे, बट सप्लायर ने अपना टैक्स अभी तक पे नहीं किया, तो 1 में तो एंट्री आ गया है, सामने वाले ने क्रेडिट भी ले लिया है, बट सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है टिल 30 सितंबर। तो अगर सप्लायर ने 30 सितंबर तक टैक्स पे नहीं किया, तो जो रेसिपिएंट ने क्रेडिट लिया था, वो रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और वो रिवर्सल उसको अपने नवंबर मंथ के रिटर्न्स में करना पड़ेगा, अक्टूबर मंथ के रिटर्न्स में। बराबर है। सो जो अक्टूबर का रिटर्न फाइल करेगा तभी उसको क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा, और बाद में अगर सप्लायर पेमेंट कर देता है तो वो क्रेडिट रीअवेल कर सकता है। सो दैट इज सेम सेक्शन 41 जो ऊपर पढ़ा था वो। देन ये पेमेंट मेड विद इन 180 डेज भी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, सेम है अगेन। ओके, सेक्शन 17 में बिजनेस नॉन बिजनेस में ओनली बिजनेस के लिए मिलेगा, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट में ओनली टैक्सेबल के लिए मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 6 डेफिनेशन जो थे वही है, सेम, कुछ नया नहीं है। मोटर व्हीकल में मोटर व्हीकल पे नहीं मिलेगा, वेसल एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजम्पशंस पे नहीं मिलेंगे, ये सब सेम लिस्ट है, कुछ भी नया अमेंडमेंट नहीं है और कुछ इसमें है भी नहीं। बराबर है। सो 17(5) इज एज इट इज द सेम, उसी का एनालिसिस करके नीचे दिया है, कुछ काम नहीं आएगा, एक बार रीड करना है तो कर लेना, बट इट विल बी द सेम एज इट इज। ये सब इसमें ना पेज नंबर 8.48 पे ये क्लेरिफिकेशन है जो अपन ने सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सैंपल फ्री गिफ्ट्स पे क्या होएगा, बाय वन गेट वन पे क्या होएगा, सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होएगा, बाय मोर सेव मोर क्या होएगा, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन, एक बार रीड कर लेना प्लीज। ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स सेक्शन नंबर 18, आईटीसी अंडर स्पेशल केसेस। इसमें आपने अगर एक पॉइंट समझ लिया तो आपको ये सारा का सारा प्रोविजंस एक साथ क्लियर हो जाएगा। सो 1 पॉइंट इफ यू डू यू विल गेट ऑल द 5 पॉइंट्स, और अगर एक पॉइंट नहीं समझा तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझेगा। सो डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, एक मिनट। फाइन। सो वो एक पॉइंट क्या है सर, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ए, ये मेरे को क्या बोलता है, नीरज ने 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस कर लिया है, मतलब 1 अक्टूबर को नीरज बिकेम लाइबल टू रजिस्टर। सो नीरज को 30 डेज मतलब 23 अक्टूबर तक नीरज को अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए। गवर्नमेंट ने 25 अक्टूबर को नीरज को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इशू कर दिया। पॉइंट यह है कि नीरज ने अप्लाई कभी भी किया हो, नीरज को टैक्स भरना चालू हो जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर। सो 1 अक्टूबर के पहले नीरज अनरजिस्टर्ड था तो नीरज ने जीएसटी नहीं भरा होगा। 1 अक्टूबर के बाद नीरज रजिस्टर्ड है तो नीरज को जीएसटी भरना पड़ेगा। मीनवाइल नीरज के पास 30 सितंबर मतलब 30 सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक, 1 अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक। नीरज के पास अगर 30 सितंबर को कोई भी इनपुट्स जो स्टॉक में पड़ा है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, कोई भी इनपुट्स जो फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है और जो फिनिश गुड्स स्टॉक में पड़ा है अब तक बिका नहीं है, या कोई भी इनपुट्स जो सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है
उस पे नीरज ने पहले आईटीसी नहीं लिया होगा, बिकॉज पहले नीरज अनरजिस्टर्ड था, बट अब नीरज आईटीसी रीअवेल कर सकता है या अवेल कर सकता है, सॉरी। सो अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं थे तो आपने पुराने परचेजेस के टाइम पे आईटीसी अवेल नहीं किया होगा। बट अगर आप अभी नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो 1 अक्टूबर को, तो आपको 1 अक्टूबर से टैक्स भरना चालू हो जाएगा, और 1 अक्टूबर के न्यू परचेजेस पे आपको क्रेडिट भी मिलना चालू हो जाएगा। सो 1 अक्टूबर से टैक्स भरो और क्रेडिट ले लो, और सर्टिफिकेट कभी मिला उससे लेना देना नहीं है, आपने जब भी से रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस हुआ तभी से टर्नओवर काउंट होता है। हाउएवर अगर कुछ पुराने स्टॉक है कि पुराना फैब्रिक मैंने खरीदा हुआ है, तो जब खरीदा था मैंने क्रेडिट नहीं लिया, उसका रीजन था मैं अनरजिस्टर्ड, बट वो फैब्रिक आज भी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, या फैब्रिक मेरे फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स में है, या फैब्रिक से शर्ट बन गया है बट शर्ट अभी तक बेचा नहीं है, तो जब भी ये चीज आप लोग बेचोगे, तो जब भी आप लोग ये चीज बेचोगे तो उस पर आप टैक्स भरोगे ना। तो अगर टैक्स भरोगे तो आपको आईटीसी भी लेना पड़ेगा, तो आईटीसी विल बी अवेलेबल इवन ऑन ओल्ड स्टॉक, बट आपको एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज में देना पड़ेगा। अगर यही एग्जांपल में एप्लीकेशन 30 डेज के बाद देता, से 1 अक्टूबर को टर्नओवर क्रॉस हुआ, 23 नवंबर को एप्लीकेशन दिया, और 25 नवंबर को सर्टिफिकेट मिला, तो यही जो अपन ने नीचे पढ़ा है ना, ये 25 नवंबर हो जाता, मतलब जब से सर्टिफिकेट मिला तभी से। अगर आपने 30 डेज में अप्लाई किया, तो जब से आप लोगों का जब से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस हुआ उस दिन का स्टॉक आपको देखना है। बट अगर आप लोगों ने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, तो आप लोगों को स्टॉक कौन से दिन का देखने का है? आपको स्टॉक वो दिन का देखने का है जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला था। सिमिलरली 18(1)(b सेम एग्जांपल है, सिर्फ डिफरेंस है 18(1)(b में आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। वॉलेंट्री मतलब आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है 22 वाला, या 25 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी एप्लीकेबल नहीं है। सो ना तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ना तो आपको टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, बट फिर भी आपने अपने मर्जी से नंबर ले लिया, तो इट इज अलाउड। बट वो केस में यही चीज होने वाली है जो अपन ने अभी देखी। ओनली डिफरेंस इज वहां पे आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा है, तो आपने जब अप्लाई किया वहां पे टैक्स नहीं आता है, जब आपको सर्टिफिकेट मिला वो दिन पे आपको टैक्स आएगा। सो जो डेट है बस वो बदल दिया, बाकी सारा का सारा प्रोविजन एज इट इज सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर टर्नओवर लिमिट को क्रॉस हो रहा है, इसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया था, तो जिस दिन टर्नओवर वो लिमिट क्रॉस करेगा उस दिन का आपको स्टॉक देखना है। बट अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, मतलब आपका टर्नओवर लिमिट को क्रॉस नहीं हुआ है फिर भी आपने नंबर लिया, तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन का स्टॉक देखना है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो 18(1)(a एंड 18(1)(b दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ डेट का है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आई अज्यूम इतना समझा होएगा। नाउ सिमिलरली 18(1)(c बोलता है कि पहले जो नीरज है वो कंपोजिशन डीलर था, सो नीरज ने आईटीसी नहीं लिया था, अब नीरज वो कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट ले रहा है, तो अगर एग्जिट ले रहा है तो उसको अभी आईटीसी मिलना चालू हो जाएगा। या अगर मैं 18(1)(d पढ़ूं, 18(1)(d मेरे को बोलता है कि पहले जो नीरज सप्लाई कर रहा था वो एग्जेम्प्ट था, अब नीरज जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल बन गया। तो पहले दोनों केस में आईटीसी नहीं मिलता था, अभी से आपको आईटीसी मिलना चालू हो जाएगा। प्लस ये दिन पे जब भी आपने एग्जिट लिया उसके पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, जो इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा, जो इनपुट फिनिश गुड्स में है जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा, प्लस कैपिटल गुड्स पे भी मिलेगा आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। तो मैंने 3 क्वार्टर के लिए कैपिटल गुड्स कंपोजिशन स्कीम में यूज किया, फिर बाद में कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट ले लिया। सो 5% इंटू 3 क्वार्टर, 15% का क्रेडिट में माइनस करूंगा और बैलेंस क्रेडिट में वापस से अवेल कर सकता हूं। 18(1)(a और 18(1)(b मैं रिपीट कर रहा हूं, 18(1)(a और 18(1)(b में कैपिटल गुड्स का कोई प्रोविजन नहीं था। 18(1)(c एंड 18(1)(d में दोनों में कैपिटल गुड्स एड ऑन हो रहा है, बाकी कुछ नया नहीं है। कैपिटल गुड्स पे प्लीज रिमेंबर जो एड ऑन हो रहा है वो आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर होएगा, तो उतना माइनस करो और बैलेंस का क्रेडिट ले लो।
18(1)A, 18(1)B, 18(1)C, 18(1)D, ये चारों में आप पहले क्रेडिट नहीं ले रहे थे, अभी क्रेडिट लोगे। पहले दो में डेट इंपॉर्टेंट है। डेट क्या था? अगर विद इन 30 डेज अप्लाई किया तो जो डेट पे टर्नओवर एक्सीड हो रहा है वो डेट देखना है। 30 डेज के बाद अप्लाई किया तो सर्टिफिकेट का डेट। 18(1)B में तो ऑलवेज सर्टिफिकेट का डेट है जब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है। 18(1)C और 18(1)D में डेट तो एग्जिट लिया वही डेट है, बट यहाँ पे कैपिटल गुड्स पे भी मिलेगा आफ्टर रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। सेक्शन नंबर 18(2) मेरे को बोलता है कि अगर 18(2) मेरे को बोलता है ऊपर वाले सारे केस में 18(1)A, B, C, D चारों केस में मैक्सिमम 1 साल पुराने परचेस का क्रेडिट मिलेगा, मैक्सिमम 1 साल पुराना। तो अगर 1 अक्टूबर को आपका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है 1 अक्टूबर 24 को, तो आप 1 अक्टूबर 23 से 24 के बीच में जो परचेज है सिर्फ उसी का क्रेडिट ले सकते हो, उससे ज्यादा पुराने वाले का क्रेडिट नहीं ले सकते हो। 18(4) एग्जैक्टली जो पड़ा है उसका उल्टा है। अगर पहले कोई आदमी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा था और अब गवर्नमेंट ने वो सप्लाई को एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर दिया है, पहले कोई आदमी नॉर्मल डीलर था, अब वो कंपोजिशन स्कीम में जा रहा है, तो पहले उसको क्रेडिट मिलता था और उसने लिया भी होएगा। बट अब जब वो एग्जेम सप्लाई कर रहा है कंपोजिशन स्कीम से, नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जा रहा है, तो जो पुराने इनपुट्स स्टॉक में पड़े हुए हैं, जो पुराने इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में पड़े हुए हैं, या जो पुराने इनपुट फिनिश गुड्स में पड़े हुए हैं जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसका क्रेडिट आप पहले जो ले चुके हो अब आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। सो मैंने पहले फैब्रिक खरीदा था, फैब्रिक जो मैंने खरीदा था उस पर 5 लाख का मैंने क्रेडिट लिया था। अब वो फैब्रिक एज इट इज मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है और मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूं, तो जो 5 लाख का क्रेडिट आपने पहले अवेल किया था वो अभी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर पहले से ही आपके क्रेडिट लेजर में 5 लाख पड़ा है तो आप वो यूज करके पे कर सकते हो। तो मैंने पहले 5 लाख का क्रेडिट लिया और वो 5 लाख का क्रेडिट लेने वाला स्टॉक मेरे अभी बुक्स में पड़ा हुआ है। तो जो मैंने क्रेडिट लिया था ना 5 लाख का, वो अभी मुझे पे करना है। कैसे पे करूंगा? अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो वो क्रेडिट लेजर से ही पे कर दो, बट अगर क्रेडिट लेजर में आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिट लेजर में ज्यादा बैलेंस है, जैसे मेरे क्रेडिट लेजर में 5 लाख का 6 लाख है, बट रिवर्सल 5 लाख का करना है, तो 5 लाख का रिवर्सल तो क्रेडिट लेजर से तुम कर ही दोगे, बट जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्रेडिट बचा वो आपको लैप्स हो जाएगा, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सो इन केस ऑफ 18(4) जो 18(1) में पड़ा था एग्जैक्टली उसका उल्टा है। पहले क्रेडिट लिया था, अभी वो क्रेडिट को रिवर्स करो। अगर वो क्रेडिट को रिवर्स करोगे तो पहले का जो क्रेडिट था वो यूज कर सकते हो। क्रेडिट में कम बैलेंस है तो कैश में पे करो, क्रेडिट में ज्यादा बैलेंस है तो उसको इग्नोर करो, कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है। एंड लास्टली 18 सबसेक्शन नंबर 6, 18(6) मेरे को बोलता है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा था और कैपिटल गुड्स पे आईटीसी भी लिया था, आईटीसी नहीं लिया तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगा। अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा था और उस पे आईटीसी अवेल किया था, तो आप अगर कैपिटल गुड्स अभी आईटीसी अवेल नहीं किया तो कुछ नहीं होएगा, बट आईटीसी अवेल किया था तो अगर आप उसको अभी बेचोगे, तो जब आप बेचोगे तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू या तो आईटीसी अवेल्ड -5% पर क्वार्टर, विच एवर इज हायर, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो मैंने एक एसी खरीदा था बिजनेस के लिए, मैंने उसके ऊपर 10,000 का क्रेडिट ले लिया। वो एसी मैंने 2 साल यूज किया और फिर बाद में 4,000 में बेच दिया। सॉरी, वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने एसी खरीदा था 1 लाख रुपए का, 28,000 का मैंने उसके ऊपर क्रेडिट लिया, 2 साल एसी बिजनेस में यूज हुआ और फिर मैंने बिजनेस से बेच दिया। तो मैंने क्या किया, जब बेचा तो मैंने उसको सपोज 50,000 में बेचा, तो 50,000 पे 28% टैक्स, मतलब 50,000 पे 28% टैक्स मतलब मेरे को 14,000। या तो मैंने पहले 28,000 का क्रेडिट लिया था, 2 साल यूज किया मतलब 8 क्वार्टर्स यूज किए, तो 5% इंटू 8 क्वार्टर्स, 28,000 में से 40% में माइनस कर दूंगा, ये जो भी अमाउंट आएगा या तो 14,000, जो भी हायर होएगा वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
तो ये वही वाला रूल है कि कैपिटल गुड्स मिनिमम 5 साल बिजनेस में आपको यूज करना है। अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया तो 18(6) एप्लीकेबल नहीं होएगा। अगर आईटीसी अवेल किया तो 18(6) बोलता है जब आप उसको बेचोगे तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी अवेल्ड -5% पर क्वार्टर विच एवर इज हायर जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। बराबर है। सो दैट वाज योर सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 16, 17, 18। इसके आगे जो मॉड्यूल में दिया है वो सेक्शन 49 है, पेमेंट ऑफ टैक्स, जो अपन लास्ट में करेंगे। सो सेक्शन नंबर 16 that is conditions for ITC, 17 that is apportionment block credit, and 18 ITC under special cases। 16(2) में वो नए नए एंट्रीज थोड़े बहुत आए हैं। सेक्शन 41 एक सेल्फ असेसमेंट बेस्ड है, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बाकी सब चीज मॉड्यूल का कवर्ड है, वो भी मॉड्यूल का मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ आपको घर पे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो दैट वाज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट।